नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित ईएलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का 7वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं और साथ में यूपी स्पेशल का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? 4 विकल्प है आपके सामने, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो यानी कि विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा यानी कि जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात जो है विडो, उनको जो है पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करने वाला है सूची 1 को सूची 2 से और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहले दिया गया है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को जो है सेंड्रोकुटस कहा जाता है, तो ये का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, बी का हो जाएगा तीसरा। फिर आपका अशोक, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, सी का हो जाएगा पहला। और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो डी का हो जाएगा चौथा। यानी कि 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। और चौथा प्रश्न है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो यह प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों यानी कि उपकरणों के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 5वां प्रश्न है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था तक्कोलम का युद्ध। और जो है परांतक फर्स्ट के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजैकोंड की उपाधि भी उसने धारण की थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, कथन ए दिया गया, पंचायतों के प्रधान प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके अपना उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसमें अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 डी के तहत जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित भी किए गए हैं और इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है और भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम भी समझा जा रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा कि ये तो सही है लेकिन आर जो है गलत है। 7वां प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। पहला है संसद तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। और चौथा है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा इसमें सही नहीं है कि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चलाया जा रहा है, जो कि 14 और 15 दिसंबर के लिए जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसमें आपको 12 मंथ यानी कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जो है दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी जो है आप चेक कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर जो है, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, सिक्किम एक नया राज्य कब बना? तो इसमें डी विकल्प सही होगा, 36वें संशोधन के द्वारा। संविधान के 35वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में जो है प्रवेश दिया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सी ऑप्शन सही होगा, तेल नदी। तेल नदी ये कृष्णा की सहायक नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में कोयना है, यरला है, डॉन, बरडा है, पंचगंगा है, घाटप्रभा है, भीमा है और तुंगभद्रा है। तेल नदी ये महानदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर ये 805 किलोमीटर लंबाई में जो है इसका अपवाह क्षेत्र है, और यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये रामगंगा नदी पर बना हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। और अगला जो प्रश्न है, ईपीए का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होगा? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी, और यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से यह संबंधित है, ईपीए। और अगला प्रश्न यहाँ पे एक तरफ है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले है सिमलीपाल। तो यह राष्ट्रीय यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कहाँ पे है? सिमलीपाल तो उड़ीसा में, ये का हो जाएगा चौथा। उसके बाद है दिहांग दिबांग, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, बी का हो जाएगा तीसरा। नोकरेक ये मेघालय में है, सी का हो जाएगा पाँचवा। और कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत मरुस्थल जिसे कहते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का हो जाएगा पहला है। 4 3 5 1, तो 4 3 5 1 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना यानी कि एमडीएम को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? तो इसमें ठेकेदार, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और स्कूल मैनेजमेंट व्यवस्थापक जो है इसे व्यवस्थित करते हैं, पंचायती राज संस्था भी है, स्वयं सेवा समूह भी है, ठेकेदार नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एमडीएम की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 से यह योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4 है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, धनलक्ष्मी। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में धनलक्ष्मी योजना शुरू की गई थी, और समाज में बालिका के जन्म के प्रति नकारात्मक सोच और बालिका के प्रति भेदभाव एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार को बदलने तथा बालिका को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत बालिका को जो है कुछ शर्तें पूर्ण करने पर एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न है, स्वाधार योजना है, तो यह कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वाधार योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ जो है प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ वर्ष 2001-2 में जो है किया गया था। इस योजना के अंतर्गत
रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सही हो जाएगा, सी विकल्प। भारत में प्रमुख सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है जैसे कि आम आदमी बीमा योजना हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया और असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि, जबकि स्वर्ण जयंती शहरी योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है यह। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ई ऑप्शन, क्योंकि जो है किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की जगह को हम आवास यानी कि हैबिटेट कहते हैं। जब कोई पादप या जंतु किसी समुदाय किसी बृहत भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे हम बायोम कहते हैं। जैसे कि वन हो गया, घास स्थल हो गया, रेगिस्तान या टुंडा बायोम। तो इसमें जो है एक से अधिक ऑप्शन सही है, यानी कि आवास भी है और बायोम भी। तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, औद्योगिक प्रबंधन। जल प्रबंधन हो गया, वन रोपण तथा वन्यजीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? पहला है विषाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है जीवाणु। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा यानी कि कवक और जीवाणु सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके, और अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे कि फफूंद हो गया, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ ये अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें 2 और 3 यानी कि कवक और जीवाणु विषाणु नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक दिशी होता है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटरों में अंकगणितीय तथा तार्किक यानी कि लॉजिकल इकाई होती है जो कि अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें आपको पता होगा प्रिंटर भी हार्डवेयर में आ जाएगा, माउस भी, कीबोर्ड भी। कंपाइलर नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। और जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे स्रोत कहते हैं और इस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड कहते हैं। तो यहाँ पे कंपाइलर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है कौन सा? तो है सोडियम थायोसल्फेट। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया गया, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण आ रहा है तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा कि ये सत्य है किंतु आर जो है वह गलत है, यानी कि असत्य है। मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है और मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है
और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है, अतः इसे रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। तो ये सत्य है, आर गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी मध्य में होगा। कह रहा ए बी से अमीर है, यानी कि ए किससे अमीर है? बी से अमीर है। तो ए जो है वह बी से अमीर है। उसके बाद कह रहा है कि सी ए से अमीर है, यानी कि सी जो है वह ए से अमीर है, सी ए से अमीर है। फिर कह रहा आपका कि डी सी से अमीर है, डी जो है वह सी से भी अमीर है। और उसके बाद कह रहा है कि ई सबसे ज़्यादा अमीर है, तो ई जो है सबसे ज़्यादा अमीर है। तो बीच में आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं? तो सीधे सीधे आप टोटल 200 है, तो 200 में आपको 2 से गुणा कर देना है। तो यानी कि दोनों में पैरों की संख्या 2 तो कॉमन होगी, तो ये 400 हो जाएगा। उसके बाद टोटल जो है कह रहा है 580 इनका योग हो रहा है, तो 580 में से आप 400 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 180। अब 180 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90। तो यदि एक खरगोश अपने सभी पैर जमीन पर रखे तो पैरों की संख्या में 2 की वृद्धि होती है, और चिड़ियाघर में तब कबूतरों की संख्या हो जाएगी 200 माइनस 90। तो 200 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 110। तो आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 110। अगला प्रश्न है आपका, दूसरे चित्र में यक्स क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में यक्स का मान पूछा गया है, वहाँ पे क्या होगा? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 में यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 आएगा। और 7 में जो है आप 17 का गुणा करेंगे तो 119 आ जाएगा। उस तरह यहाँ पे भी 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में आप 23 से गुणा करेंगे तो 184 होगा। तो यहाँ को पे 18 जो है, 18 को 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 6 आएगा। 6 में आप 29 से जब गुणा करेंगे तो आपका 174 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 29। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया है, बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, ये आपका सही है। बाकी सभी यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो आपको पता होगा बलिया सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, जो कि लखनऊ से है, नहीं सीमा साझा करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सबसे उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का है शामली, और उत्तरी जिला है सहारनपुर, उत्तरी जिला सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। तो ये भी जो है आप याद रख सकते हैं। तो बलिया ये लखनऊ से सीमा नहीं लगता है इसका, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का 7वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को हल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप अनअकैडमी पे यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल सी। फिर आपको उसी से रिलेटेड जो है वीडियो देखने को मिलेगा। आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर,
जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी वहाँ पे तत्काल मिल जाएगा। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल है अनअकैडमी पे, इसे भी आप देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी जो है शुरू कर दिया गया है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जो कि मंडे टू फ्राइडे कराया जाता है 8 बजे शाम को, ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है इसका। बैच कोर्स जो अवेलेबल हैं अभी अनअकैडमी पे, इसे भी आप देख सकते हैं। आर मेंस का फर्स्ट पेपर का बैच कोर्स शुरू कर दिया गया है, जो कि 10 दिसंबर से ये शुरू हो गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। और यूपीपीएससी और यूपी का सब्सक्रिप्शन जो फीस दिया गया स्ट्रक्चर, इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना आपको जो है मंथ वाइज है, और यहाँ पे ईयरली भी है। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि हमारा रेफरल कोड आप यूज करेंगे, साथ में रेफरल कोड है एग्जाम लर्नर, तो इससे आपको 10% का एडिशनल जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। टेलीग्राम पे भी जो है अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है यहाँ पे।